हरियाणा में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लॉन्च की मेक इन हरियाणा पॉलिसी। हरियाणा की भाजपा की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात। दिल्ली में नितिन नवीन के साथ हुई भविष्य की बात। हिमाचल निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश। जयराम ठाकुर बोले, ये है सुक्खू सरकार की विदाई का संदेश। कुरुक्षेत्र में अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार। डॉक्टर ने किया नाबालिग से दुष्कर्म। महिला आयोग ने लिया संज्ञान। आरोपी गिरफ्तार। ट्रायल में विनेश फोगाट की हार पर शुरू हुई तकरार। विनेश फोगाट ने सिस्टम पर उठाए सवाल। महावीर फोगाट बोले, विनेश मानसिक रूप से की गई प्रताड़ित। के प्रायोजक NAC A++ गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। यह है हरियाणा हिमाचल का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज शुरुआत कर रहे हैं हम हरियाणा से। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग और रोजगार को लेकर एक नई रफ्तार देने के लिए मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लॉन्च कर दी है। सरकार का दावा है कि इस नीति के जरिए राज्य में निवेश आकर्षित होगा और नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। आखिर इस नई औद्योगिक नीति में क्या खास है, हम पेश कर रहे हैं एक खास रिपोर्ट। हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू की है। सरकार का लक्ष्य इस नीति के माध्यम से राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना और करीब 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है। नई नीति ने साल 2020 की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी यानी HEEP 2020 की जगह ली है और इसे विनिर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा और विभिन्न उभरते क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी और हमारे जो इंडस्ट्रियल लीडर हैं उनके बीच में आज जारी की है। मैंने बताया भी है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे हमने बजट अपना बनाया हो, बजट में भी इंडस्ट्रियलिस्ट से हमने चर्चा की है, उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं। जब हम पॉलिसी बना रहे थे और हमने कहा कि ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, हमने पिछले दिनों 2 दिन दिल्ली में बैठ करके सभी स्टेक होल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उनको बुला करके इसके ऊपर चर्चा की। नीति की एक बड़ी विशेषता राज्य के जोनल सिस्टम में किया गया बदलाव है। पहले लागू A, B, C और D ब्लॉक व्यवस्था को समाप्त कर अब कोर, इंटरमीडिएट, सेमी प्राइम और प्राइम अथवा फोकस एरिया की नई श्रेणियां बनाई गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिक प्रोत्साहन और आधारभूत सुविधाओं का लाभ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। नई औद्योगिक नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टॉयज एवं स्पोर्ट्स, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर, IT एवं AI, AVGC, XR, डेटा सेंटर और एग्री बिजनेस जैसे 9 प्रमुख क्षेत्रों के लिए अलग अलग सब पॉलिसियां भी शामिल की गई हैं।
मोदी जी ने नारा दिया जी 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने। मेरा यह अपना आकलन है कि उद्योग जगत के ऊपर ही विकसित हो सकता, कृषि आधारित कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं जो विकसित हो पाया हो। आज आप सब लोग हरियाणा के बड़े बड़े उद्योगपति यहां बैठे हैं। मोदी जी का सपना यहीं से पूरा होगा, हरियाणा उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। सरकार ने अनुमोदन और प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया को भी तेज करने का दावा किया है। सरकार का मानना है कि ये नीति हरियाणा को निवेश और उद्योग के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर को विस्तार से समझते हैं धर्मवीर शर्मा से, जो इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो मेक इन इंडिया के बाद अब मेक इन हरियाणा की ये जो पॉलिसी है, ये किस तरीके से लाभ पहुंचाएगी युवाओं को, रोजगार को? धर्मवीर। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम सीएम ने मेक इन हरियाणा पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया है। खुद इंडस्ट्रियलिस्ट जो मिनिस्टर है राव नरवीर सिंह, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी को उन्होंने देश की सबसे बेहतर पॉलिसी बनाया है और खास तौर से सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है। यानी कि पहले जो लोग अपनी इंडस्ट्री लगाते थे तो उनको बहुत सारी चीजें, हम कह सकते हैं कि एनओसी लेनी पड़ती थी, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसके चलते कई बार दिक्कतों का सामना हम कह सकते हैं उद्योगपतियों को आता था। तो उसको लेकर के एक सरल व्यवस्था अब हरियाणा सरकार ने बनाई है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा, एक ही छत के नीचे सभी काम होंगे। खासतौर से ऑनलाइन ये पूरा सिस्टम होगा एक पोर्टल के जरिए, और उसमें एक तय समय के अंदर सभी विभागों की जो एनओसी है वो उद्योगपतियों को मिलेंगी, जिससे कि उनको कारोबार चलाने में और लाइसेंस लेने में आसानी होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी आज घोषणा की है कि वो आने वाले समय में हरियाणा में कई सारी आईएमटी जो हैं वो बनाएंगे, जिसमें 2 आईएमटी की उन्होंने पहचान कर ली है। बाकी के लिए जो जमीन है उसका अधिग्रहण किया जाना है तो वो अधिग्रहण किया जाएगा, उसके बाद उसकी भी घोषणा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब मेक इन हरियाणा के तहत अगर इंडस्ट्री आती है हरियाणा में तो उनके लिए लैंड एक बड़ा इश्यू हो सकता है। इसीलिए हरियाणा सरकार पहले से ही वो सब तैयारियां कर रही है कि आईएमटी ज्यादा से ज्यादा बनाई जाए, ताकि कोई उद्योग आता है तो उसे उद्योग स्थापित करने में दिक्कत ना हो। आज एक मुख्यमंत्री ने ये दावा किया है कि 1,10,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू हैं वो पहले दिन ही हम कह सकते हैं कि साइन किए गए हैं। और ये भी दावा किया गया कि अगले जो 4 साल सरकार के बचे हैं उस दौरान ये 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की जो टारगेट है वो रखा गया है, ताकि और काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो हरियाणा में आ सके। आप सुबह से लेकर इस समिट को देख रहे हैं, मेक इन हरियाणा जहां पे लॉन्च हुआ, आप इस वक्त वहां पर खुद मौजूद हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है? जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं कितना इसमें रुचि दिखा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री के लिहाज से हम देखें तो हरियाणा काफी बेहतर स्थिति में नजर आता है शुरुआत से ही, क्योंकि एयरपोर्ट नजदीक है, वाला हाईवे क्यों ना हो वो नजदीक है, डेडिकेटेड जो रेल फेरीपोर्ट बना है वो हरियाणा से होकर गुजरता है। तो ये इन सब चीजों का फायदा हरियाणा को मिल रहा है, जाहिर सी बात। इसीलिए उद्योगपति भी चाहते हैं कि हरियाणा में जो है वो अपना उद्योग लगाएं। लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क है उद्योगपतियों के सामने आता है वो एक ही है कि हरियाणा में जमीन महंगी है लेकिन सुविधाएं जो मिल रही हैं तो उसको भी दरकिनार उस हिस्से को कहीं ना कहीं उद्योगपति कर देते हैं। इसीलिए हरियाणा में इंडस्ट्रियां लगातार लग रही हैं। खुद राव नरवीर ने भी ये दावा किया कि शुरुआत में हरियाणा में जब मारुति कंपनी आई थी तो उसके बाद पूरे हरियाणा का विकास हुआ है, और अब ये और सारी जो कंपनियां अगर हरियाणा में आती हैं तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा का और ज्यादा विकास होगा, और ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी और हरियाणा के लोगों को रोजगार भी और ज्यादा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सैंडबॉक्स का जो पोर्टल है उसको भी मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे, उस पर भी आप नज़र बना के रखें और विस्तार से खबर दर्शकों तक पहुंचाएं। और अब बात हम करने जा रहे हैं हरियाणा की नई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की। अध्यक्ष बनने के बाद ये इनकी पहली मुलाकात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज अर्चना गुप्ता मिली, हरियाणा को लेकर अपना विजन उनके समक्ष रखा और संगठन क्या चाहता है, हरियाणा में किस तरीके से आगे ले जाना चाहता है, इस विषय पर विस्तार से बातचीत हुई। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी ने अर्चना गुप्ता से खास बातचीत की, अपना विजन उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं।
जैसा हमने बताया, अभी हरियाणा को नई महिला अध्यक्ष मिली है, जिसका कारण मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कल कि महिलाओं का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अहम बिंदुओं में से एक है, जिसी के चलते अब हरियाणा को महिला नेत्री मिली हैं, जिन्हें संगठन में, पार्टी में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अगली खबर अब हम लेने जा रहे हैं और इस खबर में हम बता रहे हैं हिमाचल की बात। हिमाचल में जो प्राइम बुलेटिन में आज हम बात करने जा रहे हैं वो स्थानीय निकायों के नतीजों को लेकर है। हिमाचल में सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इस निकाय चुनाव में कांग्रेस का हाथ कमजोर और भारतीय जनता पार्टी के कमल को मजबूती मिलती नजर आ रही है। ये चुनावी मुकाबला राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। खास तौर से जो 4 नगर निगम हैं, इन चुनावों में सभी की नजरें टिकी हुई थी। इन 4 नगर निगमों में कुल 63 वार्डों पर वोट डाले गए थे और फाइनल नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारते हुए 37 सीटों पर एक तरफा कब्जा किया। वहीं कांग्रेस को महज 23 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मंडी, सोलन और धर्मशाला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस पालमपुर में नगर निगम में जीतकर अपना संतोष यहीं पर करना पड़ा है। इसके अलावा जिला परिषद के फाइनल के नतीजे आने अभी भी बाकी हैं। पूरे तरीके से स्थिति साफ हो चुकी है कि ऊना, कुल्लू नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। ऊना में जिला परिषद के लिए 17 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी ने 11 वार्ड्स पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को यहाँ पर महज 5 वार्ड में ही जीत मिल पाई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले भारी बढ़त मिली है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जोश हाई देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे 2027 के लिए सुक्खू सरकार की विदाई का संदेश बताया है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकल बॉडी इलेक्शन की, और देखा जाता है कि जिसकी सरकार होती है लोकल बॉडी इलेक्शन भी अक्सर वही जीतते हैं, मगर इस बार हिमाचल में कुछ और देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन सर किस तरीके से देखते हैं? और जो कहावत से मैंने जिक्र किया, शुरुआत की, आप भी इससे वाकिफ़ रखते हैं? अक्सर ऐसा ही होता है। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना है। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो जनादेश अभी आए हैं पंचायत राज, जो लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है, वहाँ से जो संदेश आई है, ज़मीन की जो आवाज़ आई है, वो कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने की आई है। जैसे पंचायतों के चुनाव टालने की कोशिश हुई, पूरी कोशिश हुई, नहीं टाल पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आपको चुनाव कराने हैं 31 मई से पहले करवाने हैं। नगर निकाय के चुनाव के लिए भी यही हुआ और मुख्यमंत्री चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। पूरी कोशिश की कि चुनाव को बाधित किया जाए, प्रभावित किया जाए, क्योंकि सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और परिणाम अब आपके सामने है। नगर परिषद में 25 में से 18 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। नगर पंचायत में 22 में से 12 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। और नगर निगम के चुनाव अभी हुए हैं 4 जगह, मंडी, सोलन, शिमला और पालमपुर में। 4 में से जो बड़ी नगर निगम हैं धर्मशाला, मंडी और सोलन, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती। और पार्टी का सिंबल है इसमें, ऐसा है नहीं कि भी विदाउट सिंबल थे। और पंचायत में, जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीती है। प्रधान बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीते हैं। लगभग 70% पंचायत के प्रतिनिधि भाजपा समर्थित आए हैं। और मुख्यमंत्री की तो अपनी स्थिति ऐसी बनी है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 जिला परिषद में से 1 जीत पाए हैं, वो भी बड़े कम अंतर से जीते हैं। 3 जिला परिषद की सीटें हारे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अपने आप भी सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए संकट में है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी।
तो हमारे संवाददाता रवि मिश्रा जयराम ठाकुर साहब से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे और अब सीधा आपको लिए चलते हैं शिमला और इस खबर के मायने समझने की कोशिश करते हैं। रणवीर, ये कांग्रेस के साथ क्या हो गया? जी हाँ, देखिए, इस बात की जो है आशंका पहले जताई जा रही थी भाजपा की तरफ से, और जो फैसले राज्य सरकार ने लिए हैं उसको लेकर एक हवा पहले बनाई गई विपक्ष की तरफ से, और उसके बाद नगर निगम के जो परिणाम थे वो ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में भाजपा वैसे भी मजबूत थी। मंडी आप जानते हैं कि वो जयराम ठाकुर का गढ़ है, वहाँ पर पहले भी मजबूत थी। सोलन बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है कांग्रेस के लिए, वहाँ पर इस तरह की उम्मीद नहीं की थी कांग्रेस ने। और पालमपुर, जैसा आप जानते हैं कि जो आशीष बुटेल का इलाका आता है वो वहाँ से विधायक हैं और उनके परिवार का अपना भी सही बातें, भरोसा, आपकी सभी बातें सर आंखों पर, लेकिन रणबीर, बात तो ये है ना, वहाँ पे जो इस वक्त सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, और जो ये नगर निगम के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये अक्सर जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पक्ष में जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और यहाँ पर बड़ी बात इसमें यह है कि मुख्यमंत्री जो हैं, जो पिछले कल उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, वो अपनी हार मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं जो नगर निगम का जो चुनाव होता है वो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित होता है, और जबकि जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं, जिला परिषद के जो परिणाम होते हैं, उनमें व्यक्ति का जो रसूख है, उसकी जो आपसी जो रिश्तेदारी है या उसका व्यवहार किस तरह से है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन वो इसे राज्य सरकार के खिलाफ इस जनमत को नहीं कह रहे हैं, जबकि भाजपा ये कह रही है, दावा ये कर रही है कि जनमत जो है राज्य सरकार के खिलाफ है और सुक्खू सरकार ने जनमत खो दिया है, ये जो है भाजपा की तरफ से कहा गया है। हालांकि जो जिला परिषद के जो 250 जो वार्ड हैं उनके परिणाम कुछ एक जगह पर आना अभी बाकी है, लेकिन भाजपा ये दावा कर चुकी है कि अब तक जो है 130 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो भाजपा के खाते में आई है, जबकि कांग्रेस 52 तक सीमित हो गई है। कांग्रेस, हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन बड़ी बात इसमें है जिला परिषद चुनावों में बाकायदा भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जैसे टिकट बांटे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि पार्टी की तरफ से नहीं होगा, जो चुनाव लड़ना चाहता है वो चुनाव में उतरे। तो बड़ी बात इसमें जो है मंथन को लेकर है, जो सुक्खू सरकार के मंत्री हैं वो मान रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और इस कमी में अब सुधार लाया जाएगा, लेकिन वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इसका 2027 में कोई असर कुल मिला के कहा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो कुछ ये चुनाव हुए हैं ये छोटे स्तर पर हैं, पंचायत के या नगर निकाय के, और व्यक्ति विशेष इस चुनाव को लड़ता है और उनके जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो पसंद करते हैं तो वो लोग जीत जाते हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि जो व्यक्ति विशेष है उसे सुखविंदर सिंह सुक्खू की पार्टी कांग्रेस पसंद नहीं है और उनके परिवार वालों को भी पसंद नहीं है। बहरहाल हार और जीत चुनाव में और खेल में चलती रहती है। विक्रमादित्य इस विषय पर क्या बोले, आइए सुनते हैं। जैसे पालमपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, और सोलन में, मंडी में और धर्मशाला में जिस तरीके का प्रदर्शन पार्टी का होना चाहिए था उसमें कमियां जरूर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस पे हम मंथन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा कि क्यों इस तरीके के परिणाम आए हैं, और निश्चित तौर से उसकी कार्यवाही, आगामी कार्यवाही आने वाले समय में की जाएगी। सबसे मिलकर जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी है और पार्टी अध्यक्ष है, उनसे इसके बारे में हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और कैसे पार्टी को आने वाले समय में मजबूत करना है, क्या कमियां उसमें रही है, उसके ऊपर 100% इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा एंड वी विल वर्क कलेक्टिवली। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि परिणाम जो भी हो, मगर हम जो भी नई बॉडीज बनकर आई है उनके साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चलेंगे। पहले भी हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है
कि हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश का हर कोना और हर शहर हमारे लिए जो है एक बराबर है और उसमें हम मिलकर कार्य करेंगे। बट डेफिनेटली जहाँ तक उसमें पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसमें जो कमियां रही है, उसके ऊपर हम कार्य करेंगे ताकि भविष्य में इन पे जो है इनको बेटर किया जा सके। तो एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो अपनी हार को स्वीकार ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी हार को स्वीकार किया है और कहा है कि जहां पर भी कमी रही है उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। उस कमी से सरकार किस तरीके से निपटेगी ये आने वाले समय में हम देखेंगे। बहरहाल अब आपको वापस लेके चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हमें एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। इस खबर ने सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है और मानवता को शर्मसार किया है। कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो गया है, वो भी दिन दहाड़े। और ये दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम है शैलेंद्र कुमार, जो LNJP अस्पताल में कंसल्टेंट के पद पर तैनात है। आरोप है कि डॉक्टर ने पहले तो नाबालिग लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके बाद उसके साथ रेप किया। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज की गई, डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुनीता मिश्रा ने आदेश जारी करके आरोपी डॉक्टर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। अब इस मामले में महिला आयोग ने भी खुद संज्ञान लिया है और सुमोटो नोटिस जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बात आई उसी समय हमने इसका सुमोटो लिया और आज हमने एक पत्र सुमिता मिश्रा सिंह महोदया को लिखा है, IAS को, जो हेल्थ की ACS हैं, और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने इस विषय को बात पता लगते ही संज्ञान लिया और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। परंतु उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर तुरंत प्रभाव से उसको जेल भेजा जाना चाहिए। जिसे जेल हुई, जिसे हटाया गया, उसको फिर रखा। जेल से आए हुए ऐसी बात के व्यक्ति को फिर से लगाया गया, मौका दिया गया कि आओ भाई काम करो और फिर से ऐसे अपराध करो। एशियन गेम्स 2026 में कुश्ती ट्रायल्स के बाद एक फिर विवाद सामने आया है। मीनाक्षी गोयत से हारने के बाद विनेश फोगाट ने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि वो केवल प्रतिद्वंदी पहलवानों से नहीं लड़ रही बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। 53 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में मीनाक्षी गोयत से हारकर एशियन गेम्स की जगह बनाने वाली अंतिम पंघाल की जीत पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ये पहलवान मीनाक्षी गोयत के मुकाबले में धांधली और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार विवादों और मानसिक दबाव से विनेश फोगाट के प्रदर्शन को प्रभावित किया गया। महावीर फोगाट ने खेल और संघों के बीच जो पक्षपात होता है इसकी बात भी कही। उन्होंने विश्वास जताया कि विनेश फोगाट इस झटके से उभरकर 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करेगी और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेगी। तैयारी करा के दी ना 1 साल से, लेकिन जो आज 2 महीना हो गया उसमें जो परेशानी, जो ना तो टाइम पर रोटी खास कह रहे हैं, ना मेहनत कर कह रहे हैं, जो कभी कोर्ट में कभी जो फेडरेशन में, तो इससे जो है वो उसके दिमाग पर जो जोर पड़ा, ना मेहनत कर सकी नहीं इतनी स्टार्टिंग में। उसके अगर जो फेडरेशन के ऊपर जो मानसिक प्रेशर ना डालती, जो अगर ना तुरक वितरक करती, तो आज ये विनेश में ये नौबत नहीं आती। सिर्फ दिक्कत ये आ गई जो 2 महीना लिया उसने, कभी कोर्ट में कभी फेडरेशन में, कितना झगड़ा है। तो कोई भी प्लेयर हो, किसी गेम का हो, जो इतने जो दिमाग में रहेगी वो क्या पूरे जो परफॉर्म थोड़ी देख सकता है। सिर्फ अगर ये ना होती जो इसका सरदर्दी जो कोर्ट की रही है, तो आज भी जो क्वालिफाई करती। और अब भविष्य में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ वो करके दिखाएगी, मेरा ये पूरा विश्वास है। अब की बार 2028 कुछ करके दिखाएगी। तो महावीर फोगाट को आप सुन रहे थे, जो खुद द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं, देश के बड़े पहलवान रहे हैं।
अब बात हिमाचल की एक बार फिर करने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। पंजाब की विभिन्न जत्थेबंदियों ने पंजाब हिमाचल सीमा पर महतपुर और संसारपुर टेरेस टोल टैक्स पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल से पंजाब जाने वाले मार्ग पर यातायात रोक दिया और फिर पंजाब से जो गाड़ियां हिमाचल की तरफ आने वाली है उन वाहनों को गुजरने दिया। इस दौरान टोल टैक्स बैरियर पर टोल टैक्स वसूली को भी बंद करवा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने टोल टैक्स को आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए इसे पूरे तरीके से समाप्त करने की बात भी कही। चक्का जाम के कारण क्षेत्र में एक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करनाल और पता नहीं क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही मेरे को। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, हम तो ऊपर से गर्मी हो रही है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वैसे गाड़ी नहीं आगे जा रही है। कहाँ से आई और कहाँ को जा रहे हैं आप? अब नंगल से आए, नंगली को जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कहते हैं ये इनकी प्रॉब्लम है कि टोल टैक्स के लेके, तो ये भी अपनी जगह सही है, हम भी सही है, पर अब क्या कर सकते हैं। जाम तो अभी 15 मिनट हो गए। कि जो सुक्खू सरकार है दिन प्रतिदिन जो है टोल टैक्स में वाधा करता जा रहा है, जो कि बिल्कुल अवैध है। कोई भी कानून नहीं है ये, क्यों कोई भी बंदा जो नई गाड़ी लेता है तो उसका रोड टैक्स उसी टाइम का काटा जाता है। सिर्फ है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा है जो सभी हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी सभी से जो नजायज टोल टैक्स वसूली कर रहा है, ये बहुत गलत है। तो हमने 15 अक्टूबर 2025 को मैंने भगवंत मान और डीसी रोपड़ को लेटर निकाला था कि कृपा करके जो हिमाचल एंटी टैक्स की जो पर्ची है बंद की जाए, जहाँ हिमाचल की ईडी भी लगाई जाए। तो इसी खबर के साथ अब न्यूज़ 18 के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन को अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।